नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है पंकज शर्मा और डिस्कस करता हूं इस लेक्चर सीरीज में मैं आपके साथ MPPSC मेंस के सिलेबस पर। फिलहाल हम MPPSC मेंस पेपर 2 के सेक्शन बी समाजशास्त्र विषय पर चर्चा कर रहे हैं। इसका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, यूनिट सेकंड चल रहा है और आज के इस लेक्चर में हम यूनिट सेकंड के थर्ड टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। जब हम समाजशास्त्र विषय के थर्ड टॉपिक की बात करते हैं MPPSC मेंस की दृष्टि से, तो हमें यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई पड़ती हैं। जैसे यहाँ मेन टॉपिक है आपका अपराध का बदलता परिदृश्य। अपराध का बदलता परिदृश्य समाजशास्त्र की दृष्टि से MPPSC में नए सिलेबस में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डाला है। आपराधिक व्यवस्था की हम बात करें दोस्तों, तो ये समाज का एक अभिन्न अंग टाइप का रहा है। हम अगर प्रारंभिक समाज से ही देखें तो जैसे जैसे समाज ग्रोथ करता चला गया, अपराधी की व्यवस्था जो है वो समाज में देखी गई है। और समाज के विकास के साथ साथ जैसे जैसे समाज विकास कर रहा है, प्राचीन समाज की बात कर लें, वर्तमान समाज की बात कर लें, जब हम AI टेक्नोलॉजी पर आधारित जीवन जी रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था तक समाज में अपराध का परिदृश्य जो है वो बदलता दिखाई पड़ता है। इसके तरीके बदलते दिखाई पड़ते हैं। कहीं ना कहीं ये जो बदलाव आ रहा है ये समाज की दृष्टि से हमें समझना जरूरी है। ये सोचकर ही कि भाई आप प्रशासक रहोगे, पुलिस में भी जाओगे, विभिन्न प्रकार की सेवाएं सरकार के अधीन रहकर आप करने वाले हो, तो ऐसे सिस्टम में आपको अपराध के परिदृश्य को भी देखना होगा कि किस प्रकार से बदल रहा है, तभी आप बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। सोचकर ही कहीं ना कहीं इस टॉपिक को इस लेक्चर में आप देख रहे हैं, आपके सिलेबस में आप देख रहे हैं। अच्छा, अपराध का परिदृश्य जब आप देखेंगे बदलता हुआ, तो इसमें आपको कौन कौन सी चीजें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नशीली दवाओं की लत। आज भारत ही नहीं, विश्व की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो नशीली दवाओं की लत से पीड़ित है और कहीं ना कहीं ये लत जो है वो उनसे कई प्रकार के अपराध भी करवाती है। एक अलग प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति हमें यहाँ दिखाई पड़ती है जब हम नशीली दवाओं की लत की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आत्महत्या। आत्महत्या के बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। आत्महत्या के बाद फिर हम बात करेंगे साइबर अपराध। साइबर अपराध अगर हम देखें आज के समय में बहुत ज्यादा हमें दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें एक जगह बैठकर कंप्यूटर के माध्यम से आप किसी का कुछ भी नुकसान कर सकते हैं, ये सोचने वाली बात। खासकर जब हम UPI के जमाने में इस हैं, जब सोशल मीडिया बहुत बड़े लेवल पर प्रयोग किया जा रहा है, इंटरनेट की दुनिया में लोग डूबे हुए हैं, साइबर अपराध हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं और डेली रिकॉर्ड खंगालें कि किस प्रकार की शिकायतें आई हैं, उसमें आधे से ज्यादा शिकायतें हमें साइबर अपराध के देखने को मिलती है। किसी न किसी प्रकार से अपराधी जो है वो इस प्रकार के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, तो इनको समझना जरूरी है। साथ ही साथ फिर हम बात करेंगे कि महिलाओं के प्रति अपराध एवं घरेलू हिंसा। देखो, महिलाओं के प्रति अपराध की जो व्यवस्था है वो लंबे समय से हमें देखने को मिल रही है। समाज में महिलाओं के प्रति अपराध बहुत ज्यादा देखने को मिले हैं, घरेलू हिंसा के मामले बहुत ज्यादा देखने को मिले। इसलिए कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो हमारे देश में बहुत लंबे समय तक वंचित और पिछड़ी मानी गई और अभी भी इनकी स्थिति कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ये चारों की चारों टॉपिक जो है वो हम इस पूरे सेक्शन में पढ़ने वाले हैं, जिसको हम अपराध का बदलता परिदृश्य कह रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं हम लोग इस टॉपिक से दैनिक जीवन की भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हैं। यदि आप किसी सामाजिक व्यवस्था जुड़े हुए संस्था से काम करते हो तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक करके इन पर डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला आपका टॉपिक है नशीली दवाओं की लत। देखिए, नशीली दवाओं की लत, इस चीज को तो हम समझ ही रहे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले इस टर्म को समझने की जरूरत है जो हमें बता रहा है कि लत क्या होता है। तो लत का अगर हम अर्थ देखें दोस्तों, तो हमें यहां पर सीधे सीधे दिखाई पड़ेगा कि लत होगी क्या। किसी भी वैध या अवैध कोई भी दवा हो, उसका जब आप अनियंत्रित उपयोग करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक लत का काम करेगी, वही लत होती है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम यही देखेंगे कि नशीली दवाओं की लत होती क्या है, लत का अर्थ क्या होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इस लत के कारण क्या होते हैं, किन कारणों से बच्चों में, युवाओं में, बुजुर्गों में इन नशीली दवाओं की लत लग जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप इसको
नॉर्मल तौर पर इनसे संपर्क में आते हैं, जैसे डॉक्टर ने कोई अपने प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दे दी हो और आपको वो दवा का प्रयोग करके अच्छा लगा हो तो आप उसको बार बार यूज करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक सामाजिक व्यवस्था के ऐसे वर्ग के संपर्क में आ जाते हैं जो इससे पीड़ित होता है और उसके संपर्क में रहने के बाद आपको भी इसकी आदत हो जाती है। कई सारे इसके कारण होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे दोस्तों की कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य, प्रमुख तथ्यों पर बात करेंगे। प्रमुख तथ्यों में हम बात करने वाले हैं कि लत जो होती है, इसमें जो नशीली दवाओं का प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, उसका कारण कहीं ना कहीं उसके यूज कैसे होते हैं वो देखेंगे। फिर हम बात करेंगे दवाओं के प्रकार। नशीली दवाएं जो होती है जब आपको डॉक्टर लिख के देता है प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर के आपको देखने को, तो कई प्रकार की हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके मानसिक वेग बहुत ज्यादा होता है, उनको कम करने की जरूरत होती है। कभी कभी बहुत कम होता है, उनको बढ़ाने की जरूरत होती है। कभी कभी आप चिंता में होते हो तो उस प्रकार की दवाएं आपको देनी पड़ेगी। कभी कभी आपको विभ्रांतिकारक व्यवस्था के हिसाब से दवाएं देनी पड़ती है। तो अलग अलग रूप में हम देखें तो नशीली दवाओं के प्रकार देखने को मिलते हैं। मुख्य रूप से इसके 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार की जब बात करेंगे तो पहले आएगा उद्दीपक दवाएं। उद्दीपक दवाएं डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होती है, कौन कौन सी दवाएं फेमस है इसमें। फिर हम बात करेंगे अवसादक दवाएं। अवसादक दवाओं में देखेंगे क्या होती है, क्यों इनका यूज किया जाता है, कौन कौन सी प्रमुख दवाएं हैं। फिर बात करेंगे विभ्रांतिकारक दवाओं की। फिर बात करेंगे स्वापक दवाओं की। ये 4 प्रकार की दवाएं हमें देखने को मिलती हैं पूरे मार्केट में जब हम नशीली दवाओं की बात करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि भारत में नशीली दवाओं की लत की स्थिति क्या है। भारत में नशे की क्या स्थिति उसको देखेंगे। आपने फिल्में देखी होंगी कई सारी, जैसे उड़ता पंजाब जैसी फिल्म, उसमें बताया गया है किस लेवल तक उस क्षेत्र में ड्रग्स और आदि चीजें चलती हैं। न्यूज में आए दिन आप कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में, टेलीविजन पे सुनते रहते हैं कि नशे की स्थिति क्या है और मादक पदार्थ जो होते हैं, नशीले पदार्थ जो होते हैं वो किस प्रकार से तस्करी की जाती है। तो इसमें इस सब चीजों पर बात करेंगे। कुछ डेटा मैं आपको बताऊंगा जो आप एग्जाम में जब आंसर लिखेंगे तो उसका यूज कर सकते हैं, आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे दोस्तों इसमें सरकार की पहलें। जब आप देश के विकास की दृष्टि से बात करेंगे, विकसित भारत रोड मैप की बात करेंगे कि 2047 तक भारत को विकसित करना है, ऐसे में हमें ये देखना होगा कि इसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा। लेकिन अगर युवा हमारे अगर नशे में, नशीली दवाओं से के चपेट में होंगे तो आप क्या ही विकसित भारत बना लेंगे। तो उज्जवल विकसित भारत आप देखना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इन नशीली दवाओं की व्यवस्था पर रोक लगानी पड़ेगी। कोशिश करना पड़ेगा कि इसका मिसयूज ना हो। सकारात्मक रूप से जब डॉक्टर किसी मरीज को ये दवाएं अपने प्रिस्क्रिप्शन में दे रहा है तो ही इनका प्रयोग हो। इसका दुरुपयोग करने से बचाना पड़ेगा, इनकी तस्करी से बचाना पड़ेगा, विभिन्न जो मादक पदार्थ आते हैं। तो इसके लिए सरकार ने कई सारे कानून और व्यवस्थाएं चालू की, तो उन सरकारी पहलों पर यहाँ चर्चा की जाएगी ताकि नशीली दवाओं के नियंत्रण पर सरकार के क्या प्रयास है वो आपको पता चल सके। क्योंकि एग्जाम में केवल समस्याएं बताने से कुछ नहीं होगा, समाधान भी बताना होगा। समस्याएं समाधान जब बताएंगे तो कहीं ना कहीं सरकारी प्रयास उसमें आ जाते हैं। नशीली दवाओं की लत के इस टॉपिक में इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नशीली दवाओं की लत का अर्थ क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया कि लत का अर्थ होता है किसी भी चीज का अनियंत्रित उपयोग। देखिए, मार्केट में जो नशीली दवाएं होती हैं वो 2 प्रकार से आपको देखने को मिलती है। या तो कुछ दवाएं वैध हैं और कुछ दवाएं अवैध हैं। वैध और अवैध आपको देखने को मिलती है। वैध मतलब हमारी सरकार ने इस बात की मंजूरी दे रखी है कि ये दवाएं हमारे देश में मरीजों को इलाज के दौरान दी जा सकती है। और अवैध दवाओं का मतलब ये हो गया कि हमारे देश में उनका प्रोडक्शन नहीं होता है और उन दवाओं को विदेशों से आयात किया जाता है, लेकिन भारत सरकार उन्हें यूज करने से मना कर देती है। तो वैध दवाएं भी होती हैं और अवैध दवाएं भी होती हैं। अब वैध दवाएं तो आपके देश में उपलब्ध हैं, जो डॉक्टर होंगे वो उनको मरीजों को दे सकते हैं, लेकिन अवैध दवाएं आपके देश में उपलब्ध नहीं है, या अगर उपलब्ध है तो उसको यूज करने से मना कर दिया गया है। तो ऐसे में यहाँ इनके प्रयोग को लेकर सीधे सीधे मनाही, इन पर रोक लगाई गई है। तो ये कहां से, विदेशों से अलग अलग रूपों से आयात की जाती है और इनको प्रयोग करने की व्यवस्था देखते हैं। तो वैध दवाएं हो सकती है, अवैध दवाएं हो सकती है। इनको आप क्या कर रहे हैं, अनियंत्रित रूप से उपयोग कर रहे हैं। मतलब आपके शरीर को इसकी जरूरत नहीं है, एक लिमिट तक आपने वो दवाएं ली, लेकिन आपके शरीर को इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका यूज करते ही चले जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं। तो ये जो आपकी व्यवस्था होगी इसे आप लत का नाम दे देते हैं। यही लत कहीं ना कहीं आप नशीली दवाओं की लत के अंदर पीड़ित हैं तो ये नशीली दवाओं की लत कहलाएगा। तो यहाँ पर आप अगर नशीली दवाओं का लत का अर्थ देखेंगे तो क्या निकलेगा
कि वैध या अवैध दवाओं का अनियंत्रित उपयोग करना, आपके शरीर को जिन दवाओं की जरूरत नहीं है उनका लगातार प्रयोग करने की जो स्थिति होगी वो नशीली दवाओं के लत की स्थिति होती है दोस्तों। अच्छा, लत केवल नशीली दवाओं की नहीं होती है ना, यहाँ हम लोग दवाओं के लेकर बात कर रहे हैं इसलिए हम इस पे जोर कर रहे हैं, लेकिन लत किसी भी चीज की हो सकती है। आपको किसी इंसान की लत हो सकती है, आपको किसी चीज की लत हो सकती है। आजकल हम लोग देखते हैं कि मोबाइल का बहुत बड़ा एडिक्शन लत हमें देखने को मिलती है। बिना मोबाइल के ना आप खाना खा पाते हैं, बिना मोबाइल के ना आप शौच जा पाते हैं, बिना मोबाइल के आप मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे। हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक जो सोने से पहले घंटों मोबाइल देख रहा है। और बड़ी बात पता है क्या होती है कि वो 30 सेकंड की, वो 60 सेकंड की रील होती है जो आप धड़ाधड़ देखते चले जाते हैं। और जब आप वो रील देख रहे होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार ओनली 30 सेकंड की, 60 सेकंड की, तो वह क्या जाता है। लेकिन वो 30 सेकंड 60 सेकंड की जो रील होती है वो आप 10 20 50 60 देख लेते हैं। अगर आपने 60 रील भी देख ली 30 सेकंड की तो आपकी लाइफ का 1 घंटा चला गया और आपको पता भी नहीं होता। और मेंटली आपको जो नुकसान हुआ है वो हुआ ही है, और लगातार फिर आप उसमें उलझे रहते हैं। समय की भी बर्बादी होती है, दिमाग की भी बर्बादी होती है, और कहीं ना कहीं आप उसमें लगे हुए हैं, आदत में आ गए आपके। वो तो एक प्रकार की लत ये भी है, खासकर बच्चों में हम लोगों को देखने को मिलती है। तो लत किसी भी चीज की हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है, मतलब किसी भी वस्तु का आप अनियंत्रित उपयोग करते चले जा रहे हैं, वो आपकी उस चीज की लत होती है दोस्तों। यहाँ दवाओं की हम लोगों ने बात कर ली है। अब इसका आपको पता चल गया कि लत का अर्थ क्या होता है। हम बात करेंगे यहाँ पर कि इस लत के कारण क्या होते हैं। किसी भी चीज की लत के कई सारे कारण हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आप इस लत में पड़ते कैसे दोस्तों। तो देखिए, पहली बात तो हम ये देखें कि आज हम इंटरनेट के जमाने में है, सोशल मीडिया के जमाने में है, बहुत ज्यादा लेवल पर चीजें चल रही हैं, एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। इस चीज में देखें तो आप कई सारी चीजें मोबाइल फोन पे, सोशल मीडिया पे देखते हैं। देखने के बाद आप उन चीजों को देखकर यूज करने का इच्छा होने लगती है, और आप कहीं ना कहीं उनको यूज करते हैं। एक बार यूज करते हैं तो आपको अच्छा लगने लगता है, फिर आप उसको बार बार प्रयोग करने की तरफ बढ़ जाते हैं। एक ये कारण हो गया। दूसरा कारण अगर हम इसमें देखें दोस्तों, तो दूसरे कारण में आप जाएंगे कि वर्तमान फिल्में, गाने, टेलीविजन आदि चीजें। जब आप बात करते हैं इस विजुअल चीजों की, तो जब आप फिल्में देखने जाते हैं या कोई भी ऐसी दृश्यमान चीज देखते हैं, वो आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा असर करती है। बहुत ज्यादा असर करती है का मतलब ये हो गया, प्रभाव उसका आपके ऊपर ज्यादा हमें देखने को मिलता है। अब उसका प्रभाव जब आपके ऊपर ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो जब आप किसी फिल्म में किसी हीरो को, हीरोइन को किसी भी चीज का प्रयोग करते हुए देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिस पर इनका सीधा प्रभाव होता है और वो लोग उसका प्रयोग करना चालू कर देते हैं। हालांकि फिल्म जो चालू होती है, विभिन्न चीजें, उसमें सीधे सीधे सरकार के आदेश के अनुसार इस चीज को लेकर लिखा जाता है, एक मैसेज लिखा जाता है कि नशीले पदार्थों का सेवन जो होता है वो हानिकारक होता है और हम इसका समर्थन नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद जब आप उस फिल्म को देखते हैं तो आप उसके चक्कर में पड़ ही जाते हैं। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं सोशल मीडिया, वर्तमान इंटरनेट का युग इसका कारण है। दूसरा कारण हम बोल सकते हैं कि जो बॉलीवुड की फिल्में या विभिन्न प्रकार के दृश्यमान वीडियो जो आते हैं वो इसका कारण है। तीसरा आता है सामाजिक व्यवस्था। देखिए, सामाजिक व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो व्यवस्थित हैं, एक अच्छा आचरण कर रहे हैं, अच्छे तरीके से जी रहे हैं, और एक ऐसे होते हैं जो गड़बड़ आचरण जीते हैं दोस्तों। तो आप जब किसी बच्चे की सामाजिकरण की व्यवस्था देखेंगे, किसी व्यक्ति की सामाजिकरण की व्यवस्था देखेंगे, तो वो समाज से जुड़ता है, सीखता है। अब समाज में कुछ असामाजिक तत्व जो गड़बड़ चीजों में लिप्त होते हैं, जो नशीली दवाओं का सेवन लगातार कर रहे हैं, ड्रग्स, अफीम, गांजा सब लेते हैं, इसके संपर्क में जब कोई एक व्यक्ति आता है तो वो भी उन चीजों का यूज करता है, जबरदस्ती करता है, अपनी इच्छा से करता है, और उसके संपर्क में आने के बाद कहीं ना कहीं वो बार बार उसका यूज करने लगता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आप किसी को गुटखा खाते हुए देखेंगे। अब कोई दोस्त उसके पास आ गया और एक व्यक्ति गुटखा खा रहा है और दूसरा व्यक्ति जो नहीं खाता उसके पास खड़ा, तो जो खा रहा होगा वो उसको एम्फेसिस करेगा कि यार ले खा के तो देख क्या होता है। अब उसने एक बार खाया, बार बार खाने का शुरू कर देगा वो, तो यहां से कहीं ना कहीं लत का प्रारंभ होता है। इसके अलावा इसके और हम कारण देखें दोस्तों, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भावनाएं, सोचने की शक्ति या व्यवहार पर प्रभाव। जब भी आप इस प्रकार के नशीली दवाओं को लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ आपकी भावनाएं, सोचने की शक्ति और व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है, और उस प्रभाव के कारण आप बार बार उस दवा को लेना चाहते हैं। आपने देखा कि कोई दवा आपने ली है, कोई व्यवस्था आई, तो उसके कारण कहीं ना कहीं आपके सोचने समझने की शक्ति, आपके व्यवहार पर प्रभाव दिखा, अब आप बार बार उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। दूसरा कारण इसमें आता है कि आनंद की तीव्र भावना उत्पन्न करती है। जब आप कोई भी नशीला पदार्थ या दवा अपने शरीर में लेते हैं
तो उसके कारण आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होती है, हल्कापन महसूस होता है, बिल्कुल फ्री फ्री महसूस करते हैं, कोई चिंता कोई फिक्र नहीं है, एक अलग दुनिया में आप जीने लगते हैं। तो इस वजह से कोई व्यक्ति बार बार कहीं ना कहीं दवाओं का प्रयोग करता है। दूसरा एक और कारण देखें तो चिंता, तनाव या अवसाद से पीड़ित लोग। आज की दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है दोस्तों चिंता, तनाव या अवसाद। जिस प्रकार का लाइफ स्टाइल आज लोग जीते हैं, हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग, बच्चों का हो, बड़ों का हो, बुजुर्गों का हो, वो चिंता, तनाव, अवसाद में ही जी रहा है। किसी को पढ़ाई की चिंता है, किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को बीवी की चिंता है, किसी को आर्थिक चीजों की चिंता है। हर एक व्यक्ति किसी न किसी चिंता, अवसाद में आज डूबा हुआ है। अब चिंता, अवसाद से अगर आप बचना चाहते तो आपको समाज से जुड़ना पड़ेगा, आपको दोस्तों से मिलना पड़ेगा, अपनी बातें शेयर करना पड़ेगी, कहीं ना कहीं प्रकृति में जाना पड़ेगा। विभिन्न कारण हो सकते हैं जिससे आप चिंता से मुक्ति पा सकते हो। मेडिटेशन का आप सहारा ले सकते हैं, योगा आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन नशीली दवाओं का जो यूज है वो यहाँ ज्यादा हमको देखने को मिल जाता है। जनरली कोई भी अवसाद, चिंता में होता है तो वो कहीं शराब पीने लगेगा, कोई ड्रग्स लेने लगेगा, इस प्रकार की चीजों में व्यक्ति उलझ जाता है, क्योंकि ये लेने के बाद उसे एक हल्कापन, आनंद सा महसूस होता है, जिसके कारण वो उनको बार बार यूज करता है। तो यहाँ से भी उसको एक लत लग जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों क्षमता सुधार, ये भी एक कारण है। आप विभिन्न प्लेटफॉर्म पे जब जाते हैं तो आपके प्रदर्शन को सुधारने के लिए, आपकी पावर को इंक्रीज करने के लिए विभिन्न दवाओं का यूज करते हैं। क्षमता सुधार भी जो है वो एक कारण होता है लत का। फिर एक आता है किसी कार्य में ऊर्जा बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी व्यक्ति को देखें, बॉडी बिल्डर को देखें जो बहुत जिम जाता है, वो चाहता है कि उसकी बॉडी अच्छी हो जाए, वो चाहता है कि मसल्स अच्छे दिखें, वो चाहता है कि वो ज्यादा वेट लिफ्टिंग करने लगे। अब ऐसे में नॉर्मल तरीके से देखें तो वो एक हद तक चीजें कर सकता है, तो वो इन दवाओं का यूज करता है जिससे उसके शरीर की ऊर्जा में वृद्धि होती है और फिर वो कहीं ना कहीं अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने के तरफ बढ़ जाता है। तो ये क्षमता सुधार हो सकता है, किसी काम को करने में ऊर्जा वृद्धि की व्यवस्था हो सकती है। किसी भी नशीली दवा के लत के ये विभिन्न कारण हमें देखने को मिलते हैं। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि नशीली दवा का लत का अर्थ क्या है, तो बता देना है कि भाई ये विभिन्न कारण है जिसकी वजह से हमको नशीली दवाओं की लत लग जाती है। लेकिन दोस्तों सही मायने में बात यह है कि दवा को दवा की तरह देखा जाए, उसको एक आदत की तरह ना देखा जाए, उसको आपके जीवन का अभिन्न अंग ना बनाया जाए, तो वो सिर्फ दवा ही रह जाएगी। और अगर आप उस दवा पर निर्भर रहने लगेंगे तो फिर ये आपके लिए एक प्रकार की आदत बन जाएगी जो सही नहीं होती है ना। आदत हर एक चीज की अगर हम देखें गलत चीज की, वो सही नहीं होती है ना। तो ये आपको इस तरह बढ़ना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको नींद ही नहीं आ रही और वो एक बार नींद की दवा ले ली, डॉक्टर के पास गए, सर नींद नहीं आ रही, बहुत दिक्कत है, चिंता ज्यादा रहती। डॉक्टर ने उसको प्रारंभिक तौर पर वो दवा दी और वो दवा लेकर वो सोया, उसको अच्छी नींद आई। अब जब भी उसको नींद नहीं आ रही निकट भविष्य में, तो वो दवा लेने का प्रयास करता है और वो दवा बार बार लेकर उसको अच्छी नींद आती रहती है। तो ऐसे में वो बार बार उस दवा का यूज करता है, उसका आदी हो जाता है, उसको लत लग जाती है उसकी। तो कहीं ना कहीं इससे बचने की जरूरत हमें है, इस लत से बचने की जरूरत है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं कि जो नशीली दवाओं की लत जो लग रही है, विभिन्न नशीली दवाओं का प्रयोग जब लोग करते हैं तो वो किन किन तरीकों से करते हैं। तो नशीली दवाओं के या नशीली जो चीजें उनका प्रयोग का कई सारे माध्यम होते हैं दोस्तों, एक माध्यम नहीं है, इसके कई सारे माध्यम हम लोगों को समाज में देखने को मिलते हैं। जैसे हम लोग देखें तो कुछ दवाएं ऐसी होती है जो सूंघ कर ली जाती है, जैसे कि कुछ लोग पेट्रोल का नशा करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि व्हाइटनर जो होता है उसका नशा करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी दवाएं आती हैं जिन दवाओं को लोग सूंघते हैं और बहुत तेजी से सूंघते हैं। अच्छा, सूंघते हैं तो सांस के साथ वो दवा आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है और कहीं ना कहीं फिर आप उसके असर को महसूस करते हैं। तो कुछ दवाएं सूंघ कर ली जाती हैं, कुछ दवाएं जो होती है वो नस्वार लेकर होती है, नाक से ली जाती है दोस्तों। कुछ दवाएं ऐसी होती है जैसे आपने देखा होगा ड्रग्स आदि चीजें होती हैं, वो रख के लोग सांस में खींच लेते हैं तो आपकी असर करती है। इसके अलावा आप देखते हैं कुछ दवाएं पीकर आपको वो पीना पड़ती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, तो तब वो असर करती हैं। कुछ दवाएं जो होती है वो आप सिगरेट या चिलम के माध्यम से लेते हैं, जैसे आप देखेंगे कि अफीम गांजा टाइप की जो व्यवस्था होती है वो आप क्या करना है, चिलम में या सिगरेट में तंबाकू के तौर पर उसको खींचते हैं
तो उस रूप में वो आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है। कुछ दवाएं इंजेक्शंस के द्वारा ली जाती हैं और कुछ दवाएं जो होती हैं वो गोली या कैप्सूल के तौर पर होती हैं। देखा होगा आप लोगों ने फिल्मों में कई बार कि इंजेक्शंस होते हैं और इंजेक्शंस जो होते हैं वो बार और आधी चीजों में चल रहे होते हैं। जैसे आपकी बॉडी में वो इंजेक्शन लगाया जाता है, आपके शरीर में वो दवा प्रवेश करती है, सीधे नसों में प्रवेश करती है और उसका असर ज्यादा और तेज देखने को मिलता है। जनरली जब अवैध हम लोग तस्करी देखते हैं लड़कियों की या इस प्रकार की चीजों की, तो उन लोगों को इस प्रकार की दवाओं का आदी बनाया जाता है, फिर उनको देह व्यापार आदि में उतारा जाता है। तो सभी गलत काम करने के लिए आजकल इन दवाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। तरीके मैंने आप लोगों को बताया जिनसे इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हम देखेंगे कि दवाओं के प्रकार कौन से। जब हम नशीली दवाओं की व्यवस्था में जाते हैं तो हमने पहले ही इस बात पर डिस्कस किया, देखा कि ये दवाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से 4 प्रकार की नशीली दवाएं होती हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं उद्दीपक दवाएं। उद्दीपक मतलब बढ़ाने वाली, उद्दीपक मतलब बढ़ाने वाली, शब्द इस पर जाइएगा। फिर आएंगी अवसाधक दवाएं। अवसाधक दवाएं मतलब चिंता, तनाव, इसमें जो व्यक्ति लिप्त होगा उसके लिए ये दवाएं प्रयोग की जाती है, चिंता तनाव को कम करने के लिए। विभ्रांतिकारक दवाएं एक अलग प्रकार की दवाएं होती हैं जो आपको एक अलग महसूस कराती है, आपके मनोवेगों को बढ़ा देती हैं, आपके सुनने की शक्ति को, आपकी सूंघने की शक्ति को, आपके व्यवहार को बदलने का काम करती है विभ्रांतिकारक दवाएं। और नेक्स्ट होती है दोस्तों स्वापक दवाएं। ये दवाएं दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आती हैं। जब किसी को बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही हो तब इन दवाओं का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, उद्दीपक दवाओं की। उद्दीपक दवाएं जो आपकी मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ाने का काम करती है। मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए आप किन दवाओं का यूज करते हैं, उद्दीपक दवाओं का यूज करते हैं। जैसे हम बात करें विद्यार्थी होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो चाहते हैं कि वो और बेहतर तरीके से प्रदर्शन करके बताएं, ज्यादा पढ़ सकें, बेहतर तरीके से खिलाड़ी खेल सकें, घंटों तक उन्हें मैदान में बिताना होता है, तो वो ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे सकें। इसके लिए आपकी मानसिक क्रियाशीलता ज्यादा होना चाहिए। तो उस मानसिक क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए उद्दीपक दवाओं का प्रयोग अधिकतर विद्यार्थी और खिलाड़ी जैसे वर्ग करते हैं। इस दवाओं में एम्फीमेटाइन नामक दवा बहुत ज्यादा फेमस होती है दोस्तों। ये एम्फीमेटाइन दवा जो होती है इसमें हम देखें शरीर की स्फूर्ति लाने के लिए ये प्रयोग की जाती है। ये याद रखिएगा, विद्यार्थी और खिलाड़ी बहुत ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा कोकीन जो होती है वो खतरनाक होती है। जिसको कोकीन की लत लग जाती है दोस्तों, सोच लीजिए कि उसका शरीर बहुत बड़े स्तर पर डैमेज हो जाता है। उद्दीपक दवाओं की बात करें तो आती है अवसाधक दवाएं। अवसाद शब्द से समझ लीजिए चिंता, तनाव, अवसाद से ग्रस्त लोगों के लिए डॉक्टर इस दवा का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आज के जमाने में हम देखें चिंता सबसे बड़ा कारण है। जब आप बहुत बड़े लेवल पर एक जगह कंप्यूटर पर बैठ के काम करने की व्यवस्था को देखते हैं, सामाजिक व्यवस्था से दूर रहने की व्यवस्था को देखते हैं, इंटरनेट की दुनिया में खोए रहते हैं, मोबाइल पर खोए रहते हैं, घर वालों को समय नहीं देते हैं, दोस्तों से नहीं मिलते हैं, सामाजिक व्यवस्था में मेल मिलाप की व्यवस्था में नहीं जाते हैं, अंदर ही अंदर आपको कुछ चीजें खूटती जाती हैं, अवसाद से आप ग्रस्त हो जाते हैं, चिंता से आप ग्रस्त हो जाते हैं, आपका दिमाग जो होता है वो बहुत ज्यादा सोचने लगता है। ऐसे में अवसाधक दवाएं जो होती है उनका प्रयोग किया जाता है। मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम करने के लिए, एक प्रकार की शांति का, हल्कापन का अनुभव कराने के लिए दवाएं काम करती हैं, है ना। चिंता तनाव कब होगा ये समझ लीजिए। हमें चिंता तनाव का जो मूल चीज होती है वो जानना होगा जब आप किसी भी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, आपकी चिंता तनाव अवसाद का प्रारंभ हो जाता है। देखिए जो होना है वो होगा ही। आपके चिंता करने से, आपके फिक्र करने से, आपके टेंशन में जाने से ऐसा नहीं हो सकता कि वो चीज ना हो या वो चीज बदल जाए। ये याद रखिएगा कि आपकी शरीर रूपी जो मशीन उसको चलाने का काम, आपकी पूरी व्यवस्था का काम ऊपर वाला कर रहा है। आपके जीवन की हर एक चीज जो है वो निश्चित है। जो आपको मिलना है वो आपको मिलकर ही रहेगा, जो आपको नहीं मिलना है कोई कुछ कर ले आपको नहीं मिल सकता। तो इस बात की फिक्र करना छोड़ दीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। किसी भी चीज को अगर ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा उसके बारे में विचार करेंगे, कोई भी व्यक्ति हो वो चिंता अवसाद कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि वो इसका शिकार होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन सब चीजों से बचें, आपको इन दवाओं का प्रयोग ना करना पड़े, इसलिए
आप किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचना छोड़ दीजिए। सोचना अच्छी बात है, लेकिन जब किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचने लगेंगे तो वो चिंता अवसाद का कारण बनेगा। फिर आपको इन दवाओं का प्रयोग करना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाओगे ना भाई, और जब डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर ये दवाएं लिखेगा, और दवाओं का एक बार प्रयोग करके जब आपको आराम मिलेगा तो आप इनका बार बार प्रयोग करने की तरफ जा सकते हो। इसलिए छोड़ दीजिए ज्यादा सोचना, काम करते जाइए। जो होना है वो होगा ही, तुम नहीं बदल सकते, बरोबर। तो कहीं ना कहीं अवसादक दवाएं जो होती है वो मस्तिष्क की क्रियाशीलता को कम करने का काम करती हैं। इसमें मेडेक्स, होलियम, लिब्रियम प्रमुख दवाएं होती हैं दोस्तों, जो मेनली यूज की जाती हैं डॉक्टर के द्वारा। इसमें बार्बिटूरेट नामक रसायन हमें देखने को मिलता है। ये बार्बिटूरेट रसायन जो होता है वो इतना घातक होता है कि अगर इन दवाओं को बहुत ज्यादा प्रयोग कर लिया जाए तो किसी इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वापक दवाएं। जो स्वापक दवाएं होती हैं दोस्तों, ये मेनली अफीम से बनती हैं। अफीम की खेती मध्य प्रदेश के मंदसौर, रतलाम का जो इलाका है यहाँ बहुत ज्यादा होती है। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो अफगानिस्तान इसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इस अफीम का प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर दवाओं के लिए किया जाता है। इसकी खेती नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंडर कंट्रोल में होती है, और ये की ही इसलिए जाती है ताकि अफीम नामक पदार्थ का प्रयोग दवा में किया जाए और लोगों को राहत दिखाई जा सके। लेकिन ये राहत वाला काम जब अफीम की दवा से अब कर रहे थे तो इसका मिसयूज होना शुरू हो गया। बड़े पैमाने पर हम देखें, अफीम, हेरोइन, मार्फिन जो है वो 3 रूपों में ये मिलती है, और इन सब चीजों का प्रयोग हम बड़े पैमाने पर समाज में देख रहे हैं। दर्दनाशक होती, देखिए इसका दवा का आविष्कार इसलिए किया गया क्योंकि हम बड़े पैमाने पर लोगों को दर्द में देखते हैं। भाई कोई व्यक्ति इसका एक्सीडेंट हो गया हो, हड्डियां कई सारी टूट गई, वो कितना दवाओं में कितना दर्द सहन कर रहा होगा, तो उसको उससे दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए, थोड़ी देर तक रिलीफ करने के लिए इन दवाओं का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन दवाओं का व्यक्ति आदी हो जाता है बार बार प्रयोग करके। क्लियर है। नेक्स्ट होती है विभ्रांतिकारक दवाएं। विभ्रांतिकारक दवाएं जो होती हैं दोस्तों, वो आपकी चेतना का प्रसार कर देती हैं। जितना आप सोचते हो उससे आपकी सोचने की क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इससे आपके मनोवेग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपके देखने, आपके सुनने, आपके अनुभव करने का जो ढंग होता है वो आपको बदलता नजर आता है। जब आप इस प्रकार की दवाओं को देखते हैं, आपके मनोवेग बढ़ जाते हैं, आपकी झिझक कम हो जाती है। आपने देखा होगा कई बार देखा होगा आपने कि कोई व्यक्ति जो होता है वो भांग खा लेता है और इस प्रकार की चीजें यूज कर लेता है, तो वो जो अंदर से मन में सोचता होगा करने की, वो सारी चीजें तुरंत कर डालता है। तो ये एक प्रकार से दवाओं का प्रभाव होता है, मनोवेग बढ़ जाते हैं, झिझक कम हो जाती है दोस्तों। गांजा, चरस, भांग जो होती है वो इस प्रकार की दवाओं के अंतर्गत देखने को मिलती है, भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद हम यहाँ देखें तो हमें यहाँ देखने को मिलेगा कि जो नशीली दवाएं हैं उसकी लत भारत में बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। इसको देखते हैं थोड़ा सा। जब हम भारत में नशीली दवाओं की लत की बात करेंगे दोस्तों, तो ध्यान रखिए कि भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग इसकी चपेट में है। आज भारत के करोड़ों लोग नशीली दवाओं के आदी हो चुके हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसका इतना ज्यादा यूज किया जा रहा है कि आपराधिक जो व्यवस्था है उसको इसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। आज मादक पदार्थों की तस्करी बहुत बड़े लेवल पर बढ़ चुकी है। आए दिन आप न्यूज चैनल्स में, पेपर्स में पढ़ते होंगे, जैसे कुछ दिनों पहले 3000 टन क्विंटल के आसपास बोल सकते हैं, सॉरी किलो के आसपास देख सकते हैं कि ड्रग्स पकड़ाया था गुजरात के पोर्ट से। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं, पंजाब की आप सुनते रहते हैं। तो ये हमारे देश के युवाओं को गड़बड़ कर रहा है। आज करोड़ों करोड़ों जो युवा हैं वो इन नशीली दवाओं की लत में पीड़ित हैं, जो देश के भविष्य के लिए हानिकारक। अगर हम देखें तो भारत का जो जनांकिकी लाभांश है दोस्तों, उस पर नजर डालिए। भारत इस दुनिया का सबसे युवा देश कहलाता है। युवा देश कहलाता है जहाँ की बहुत बड़ी पॉपुलेशन, कार्यशील जनसंख्या है। अगर इस कार्यशील जनसंख्या का बेहतर तरीके से प्रयोग कर लिया जाए तो भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन सकता है, और इस दिशा में हम आगे बढ़ भी रहे हैं। लेकिन जब यहाँ के युवा अपनी क्षमता का उपयोग देश को आगे बढ़ाने में न करके बहुत बड़े पैमाने पर नशीली दवाओं की लत में लगे रहते हैं दोस्तों, तो फिर भी देश का भविष्य गड़बड़ी होगा।
ये सोचने वाली बात है। आज की संस्कृति, आज का कल्चर ऐसा बदल चुका है कि बहुत बड़े लेवल पर जो युवा वर्ग है वो इन सब चीजों में लगा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ समझने वाली बात है कि नशीली दवाओं का जब हम आंकड़ा भारत में देखेंगे तो यहाँ आप बेसिक समझिए कि भारत की स्थिति क्या है। भारत विश्व के दो बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के बीच आता है। दो अफीम उत्पादक क्षेत्रों के बीच आता है, जिसमें एक होता है गोल्डन ट्राइंगल। इसमें थाईलैंड, म्यांमार, पाकिस्तान, वियतनाम, लाओस जैसे देश आते हैं। जब आप भारत के पूर्व में जाएंगे तो यहाँ आपको ये देश मिलेंगे और उसके बाद यहाँ आपको पीछे पाकिस्तान मिलेगा और बीच में भारत की स्थिति मिलेगी। तस्करी जब इन मटेरियल की होती है तो वो भारत से होकर ही बहुत बड़े पैमाने पर होती है। दूसरा अगर हम लोकेशन देखें दोस्तों तो वो देखने को मिलेगा गोल्डन क्रीसेंट। गोल्डन क्रीसेंट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान आते हैं, जिसमें ईरान अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक देश के अंतर्गत भी आता है। तो इस अवस्थिति के कारण ये नशा और इस प्रकार की चीजें जो है दोस्तों वो भारत से अछूती नहीं है। बहुत बड़े पैमाने पर भारत में इनकी एंट्री होती है, बहुत बड़े पैमाने पर इसकी तस्करी भी हमें देखने को मिलती है और बहुत बड़े पैमाने पर युवाओं को इस लत में डाला जाता है ताकि इन सभी चीजों की बिक्री हो और इनका तस्करी करने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके और अपनी स्थिति को बदल सके। तो भारत बहुत ज्यादा लेवल पर इनमें पीड़ित है। और दूसरी बात हम देखें 2019 का आंकड़ा देखिए, 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो हमारे देश में भांग के भोगी हैं। जब शिवरात्रि इस समय का समय आता है दोस्तों तो हम लगभग बहुत बड़े लोगों को हम भांग के नशे में देखते हैं। जो एक बार भांग खा लेता है शिवरात्रि के अवसर प्रसाद के तौर पर, वो क्या पता कितनी बार बार भांग खाता रहता है। और इसमें बहुत बड़े लेवल पर युवा वर्ग होता है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार से इन चीजों की लत में आ जाता है। याद रखिए, नशीली दवाओं की लत जो है वो किसी भी प्रकार से व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य, देश के विकास, देश के भविष्य के लिए सही नहीं है, जो हम यहाँ देख रहे हैं। और इसी चीज को लेकर सरकार को चिंता भी रही है दोस्तों, सरकार को चिंता भी रही है, तब जाकर सरकार ने इसके लिए कई सारी पहलें की हैं। अगर हम सरकार की पहलों की बात करें दोस्तों तो नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में सरकार ने बनाया, जिसके माध्यम से इन सब चीजों पर रोक लगाने का काम किया गया। और इसी अधिनियम के अंतर्गत एक कोष भी बनाया गया है, एक कोष बनाया गया, एक फंड बनाया गया, जिसमें लगभग 23 करोड़ की राशि जो है वो सुनिश्चित की गई। कहा गया कि इस राशि का प्रयोग जो है वो युवा वर्ग को, बहुत बड़े लेवल पर ऐसे लोग जो नशे में लत में लगे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा और उन लोगों को कहीं ना कहीं पुनर्वास करवाया जाएगा। इसके लिए इसका प्रयोग करेंगे। तो नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 में बनाया गया। इसके बाद हम देखें नार्को समन्वय केंद्र 2016 में स्थापित किया गया दोस्तों, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं इस लत को छुड़ाने का काम किया जाता है। फिर हम जब्ती सूचना प्रबंधन प्रणाली की बात करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पर जब आप जाते हैं, तस्करी होती है, माल पकड़ा जाता है, उसकी जब्ती सूचना प्रबंधन केंद्र बनाया गया है। नेशनल ड्रग अब्यूज सर्वे होता है, एक डेटाबेस ऑनलाइन तैयार किया जाता है कि किस प्रकार से लोग जो है वो इसमें लगे हुए हैं, कितने लेवल पर हो रहा है। इसके अलावा सरकार एक प्रोजेक्ट सनराइज चला रही है 2016 से। परिवार कल्याण मंत्रालय जो है देश का, वो इसको चलाने का काम करता है, जिससे कि लोगों को इस लत से बाहर निकाला जा सके। एनडीपीएस एक्ट बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, जो नशीले पदार्थों के भंडार, उनके व्यापार, उनको रखना, उनको बेचना, खरीदना, यहाँ तक कि उसके सेवन करने तक पर कहीं ना कहीं रोक लगाता है। और हमारे देश में अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के पदार्थों को खरीदता, बेचता या यूज करता हुआ पाया जाता है तो उसको इस अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जाता है और कठोर सजा देने का प्रावधान भी यहाँ किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा नशा मुक्त भारत कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। भारत में नशा मुक्त कार्यक्रम चलाने की स्थिति में देखें तो बहुत बड़े लेवल पर नशा के खिलाफ, उसके प्रभाव को लेकर प्रचार प्रसार किया जाता है। इसके नकारात्मक तत्व जो होते हैं उनको लोगों के सामने लाया जाता है, एक प्रकार से जागरूकता फैलाई जाती है कि नशा अगर आप करेंगे, नशीली दवाओं का प्रयोग आप बड़े पैमाने पर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका समस्या है, ये सभी प्रकार से आपके लिए हानिकारक है। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो ये सरकार की पहले हैं सभी, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब आप यहाँ देखिए कि जब आप इस टॉपिक को देखेंगे जिसको आज हमने यहाँ डिस्कस किया है, तो विभिन्न जो इसके शीर्षक है वो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, ठीक है। जब आपको पूछा जाएगा कि नशीली दवाओं की लत की क्या व्यवस्था है, तो इसमें मैंने आपको ये समस्त टॉपिक डिस्कस कर लिए बारी बारी से। कुछ भी क्वेश्चन यहाँ से आ जाए कि नशीली दवाओं की लत का अर्थ बताए, इसके क्या कारण है,
नशीली दवाओं क्या होती हैं और इसके प्रकार बता दीजिए। नशीली दवाओं की लत की स्थिति भारत में क्या है वो बता दीजिए। इसके अलावा भारत सरकार नशीली दवाओं की लत को कम करने के लिए क्या क्या पहल कर रही है वो बता दीजिए। सब कुछ आपको यहाँ पर मिल गया है। पहला टॉपिक जब हम ये देख रहे थे यूनिट 2 सोशियोलॉजी सिलेबस का, तो इसमें ये 4 चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही थी, जिसमें आज हमने नशीली दवाओं की लत वाला कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आत्महत्या वाले टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि समाज की बहुत बड़ी समस्या है आत्महत्या। आत्महत्या को लेकर समय समय पर व्यवस्था में बदलाव आए, कानून में भी बदलाव आए। आज हम देखेंगे कि क्या आत्महत्या आज भी कानून के तहत अपराध है, या फिर आत्महत्या को अपराध की दृष्टि से हटाकर जो व्यक्ति इस से पीड़ित है, आत्महत्या करने की कोशिश करता है, उसके लिए कोई अलग प्रावधान किए गए हैं। आत्महत्या होती क्या है, आत्महत्या के कारण क्या होते हैं, इसको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें बच्चे जो आत्महत्या कर रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। हमारे देश में आत्महत्या गृहिणियां ज्यादा करती हैं, तो महिलाओं के, गृहिणियों के आत्महत्या ज्यादा करने के क्या कारण है, कैसे हम आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोक सकते हैं, सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, क्या योजना चला रही है, क्या कानून सरकार ने बनाए, इन सब चीजों पर डिस्कस किया जाएगा। आज के लेक्चर में इतना ही दोस्तों, मिलूंगा अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। लगातार हम इस प्रकार का डिस्कशन आपके साथ करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री राम।